दर्शकों, आज हमारे संवाददाता ज्योति सिंह ने केशवपुर के निगम पार्षद और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चेयरपर्सन से जब एक खास मुलाकात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस खास मुलाकात में। देखिए, केशवपुर जो वार्ड है वो एक्चुअली उसमें विकासपुरी का कुछ हिस्सा आता है, कुछ हिस्सा हमारे पास सड़कें हैं लेकिन उनका अच्छे से रख रखाव हो जाए। अगर पार्क हैं तो उनका पीडब्ल्यूडी का कोई एक भी नाला साफ नहीं हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जो जनता की सेवा आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से करती आ रही हैं और अपनी मेहनत और लगन के साथ इन्होंने जनता के लिए बहुत सारी चीज़ें की है। तो सबसे पहले मैं मैम का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और ये केशवपुर से निगम पार्षद हैं, उसी के साथ साथ ये साउथ दिल्ली की भी चेयरमैन हैं। तो मैम मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आप एक महिला हैं और एक महिला होने के साथ साथ इतनी सारी जिम्मेदारी भी होती है राजनीतिक दलों में, और इतनी सारी जिम्मेदारी के साथ साथ आपको घर परिवार को भी संजोना होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? देखिए, पहले तो जो मेरा दायित्व है वो दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी जोन यानी कि पश्चिमी क्षेत्र की मैं अध्यक्षा पार्टी ने मनोनीत की है। और जो आपने कहा कि जिम्मेदारियां, तो जब मुझे लगता है कि जब ईश्वर के आशीर्वाद से और जनता का जब प्यार मिलता है तो खुद ब खुद ईश्वर हमें एक ताकत दे देता है वो सब जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। तो ऐसा कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी को आप जब तक आप काम को बोझ नहीं मानेंगे तब तक आप अपने काम को एंजॉय करके अगर करेंगे, तो चाहे वो घर की बात हो, चाहे परिवार को संभालना हो, चाहे बच्चों की देखभाल हो या अपने वार्ड को देखना हो, या अब जैसे अब कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है तो उसकी बात हो, तो सभी काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। जी। तो मैम, जैसा कि आप केशवपुर से निगम पार्षद हैं, तो हम यह जानना चाहते हैं कि जब आप केशवपुर से निगम पार्षद थी तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको, और केशवपुर में क्या क्या समस्याएं थी जो अभी तक आपने उसको सॉल्व करा है? देखिए, केशवपुर जो वार्ड है वो एक्चुअली उसमें विकासपुरी का कुछ हिस्सा आता है, कुछ हिस्सा हमारे पास डबल स्टोरी का आता है और कुछ हिस्सा हमारे पास ख्याला का आता है। तो तीनों क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। तो तीनों क्षेत्रों की समस्याएं जो थी, जैसे विकासपुरी की अगर मैं बात करूं तो विकासपुरी में बेसिक नीड्स जो हैं वो सब चीज़ें हैं, वहाँ पर सड़कें हैं लेकिन उनका अच्छे से रख रखाव हो जाए। अगर पार्क हैं तो उनका पार्कों का रख रखाव अच्छे से हो जाए और कुछ हम नया लोगों के लिए कर सकें। दूसरा, पीवीआर वहाँ पर है, तो पीवीआर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाहर के लोग भी आते हैं। तो पीवीआर को हमने, मुझे लगता है कि पीवीआर इज़ द फेस ऑफ विकासपुरी। अगर हम बात विकासपुरी की करते हैं तो हमेशा पीवीआर एक उसमें नाम आता है। तो पीवीआर को फोकस करके हमने पीवीआर उसकी सराउंडिंग्स को बहुत साफ़ किया। वहाँ पर कूड़े की बहुत बड़ी समस्या थी, उसे दूर किया। एक साइंटिस्ट पार्क हमने विकासपुरी में बनाया और पूरे इंडिया में वो अपने तरह का एक पहला पार्क है। उसमें हमने मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर 70 अपने भारतीय वैज्ञानिकों के क्यूआर कोड लगाए, जिससे वहाँ पर आने वाला प्रत्येक बच्चा हो चाहे बड़े लोग हों, उनसे अपने लोगों की जानकारी हम ले सकें। लाइब्रेरी हमने बनाई विकासपुरी में। तो विकासपुरी में इस तरीके के हमने काम किए। लेकिन जब हम ख्याला गए और ख्याला में मैंने देखा कि वहाँ पर सड़क के बीचों बीच, पूरे एरिया के बीचों बीच एक कम्युनिटी सेंटर है। उस कम्युनिटी सेंटर के सामने ही एक खत्ता है और उसका कूड़ा जो है वो पूरे दिन सड़क पर पड़ा रहता था। तो उसको बंद कराना सबसे बड़ा एक चैलेंज था, वो हमने बंद कराया। और वहाँ पर नाली सड़कों की बहुत बड़ी समस्या थी, तो पहले 1.5 साल हमने नाली और सड़कों पर काम किया। उसके बाद केशवपुर की तरफ जब हम जाते हैं तो मंडी के सामने वाला जो क्षेत्र था वो बहुत ही गंदा था। एंट्रेंस जो थी वो बहुत ही गंदी लगती थी, हमने उसको फोकस करके वो साफ़ कराया। ऐसे ही डबल स्टोरी में पार्क कोई नहीं था लेकिन वहाँ पर हमने 2 पार्क बनाए लोगों के लिए। तो इस तरीके से लोगों से बात करके जो उनकी ज़रूरतें थी वो पूरी हमने की। कुछ महिला पार्क हमने बनाए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए झूले लगाए। तो इस तरह से सब काम हुए। जी मैम, बहुत बढ़िया है। तो मैम, अभी जैसा कि दिल्ली में जो मानसून बना हुआ है, जगह जगह पर सारी जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं नालियाँ भर चुकी हैं, कहीं पर पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के दिल्ली सरकार का कहना है कि भाजपा सरकार साफ़ सफाई नालियाँ वगैरह नहीं करवा रही है। तो इसके लिए भाजपा सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, पहली बात तो दिल्ली में सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जी। और जितनी भी बड़ी सड़कें हैं जहाँ पर जल भराव हुआ है वहाँ वो सब सड़कें दिल्ली सरकार की सड़कें आती हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कें वो हैं। पीडब्ल्यूडी का कोई एक भी नाला
साफ़ नहीं हुआ है और उसी वजह से, क्योंकि हमारे कॉलोनी के जितनी नालियाँ हैं वो हमारे पास हैं, एमसीडी के पास हैं, लेकिन उनका जो आउटलेट है, जो पानी जाता है वो बड़े नालों में जाता है और बड़े नाले साफ़ ना होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम आई कि पानी बैक मारता है और हमारे नाले साफ़ होने के बावजूद भी एरिया में इस तरीके की प्रॉब्लम इस बारी हमें देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपना काम नहीं किया। आपने देखा कि इतनी इतनी प्रॉब्लम हुई कि ऑटो तक डूब गए, बसें तक डूब गई। तो फिर ये तो मतलब मैं कहूँगी कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम पर ये अपना ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन वास्तविकता यही है और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि वास्तविकता यही है कि पीडब्ल्यूडी के जो बड़े नाले हैं या फ्लड के जो बड़े नाले हैं वो साफ़ नहीं होने की वजह से ये हमें प्रॉब्लम आई है। तो मैम अभी जैसे कोरोना की दूसरी लहर आई थी और हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का कि इतना ज़्यादा हानिकारक होगा जनता के लिए, हमारे लिए। हम बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते थे इन चीज़ों का। तो अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर भी कोरोना की आने वाली है। तो उसके लिए मैम बीजेपी सरकार क्या कदम आगे उठाएगी? देखिए, उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूँगी अपने प्रधानमंत्री जी का पहले तो, कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया कि वैक्सीनेशन का जो सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन मोदी जी ने भिजवाई है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कृत संकल्प है कि जितनी भी डोज़ेज़ हमें मिलती हैं, वो लोगों तक पहुँचे और लोगों को लगे, जिससे थर्ड वेव की जो संभावना है, उसको हम कम कर सकें और क्योंकि पहली वेव जो थी वो इतनी ज़्यादा भयानक नहीं थी, वहाँ लोगों को इतनी इसकी गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जो दूसरी वेव आई उससे कहीं न कहीं स्थिति बहुत गंभीर हुई और उसी चीज़ को लेकर सरकार के साथ-साथ लोग खुद भी अवेयर हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारी लोग भी प्रिपेयर हैं कि हमें किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है और सरकार भी अपनी तरफ से तैयार है। तो और मुझे लगता है कि थर्ड वेव जैसी चीज़ आने वाली नहीं है, क्योंकि लोग बहुत अच्छे से हमें वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं खुद को, बाकी और भी जो सावधानी रखनी चाहिए उनका भी ध्यान रख रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो सब लोग तैयार हैं, निगम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ तैयार है। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने अभी जैसा कहा कि वैक्सीनेशन मोदी जी ने भिजवाया, बहुत अच्छा काम हमारे मोदी जी ने किया है। लेकिन मैम कहीं न कहीं किसी जनता की जो भावना है ना, कहीं-कहीं पर उनके मन में जो वैक्सीनेशन को लेकर के गलत धारणाएँ हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, शुरुआत में जब कोई भी चीज़ आती है तो उस पर विश्वास करना बहुत कठिन होता है और ये एक स्वाभाविक एक इंसानी मतलब हम सब इंसान हैं, तो एक ह्यूमन नेचर है कि हम कोई भी नई चीज़ मार्केट में आती है तो उस पर एकदम से विश्वास नहीं होता, लेकिन जब धीरे-धीरे पता चलता है तो विश्वास हमारा कायम होता है और यही चीज़ वैक्सीनेशन के साथ भी हुआ। क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी भी बीमारी की वैक्सीनेशन इतनी जल्दी आई, ये भी पहली बार हुआ है। तो शायद इसीलिए लोगों को विश्वास करने में थोड़ा समय भी लगा, लेकिन जिस स्पीड से आज वैक्सीनेशन हो रहा है, यही दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी के साथ-साथ हमारे देश के वैज्ञानिकों के ऊपर भी लोगों ने अपना विश्वास जो है वो कायम रखा है और विश्वास दिन बर दिन बढ़ाया है, जिससे वैक्सीनेशन की जो गति है, जो उसकी एक स्पीड है, वो बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों अब ऐसा डर वाली और ऐसा कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं है, अब सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। तो मैम अभी इस बार बीजेपी में जो महिला मंत्रियों को ज़्यादातर बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो क्या लगता है आपको कुछ बदलाव आएगा इन चीज़ों को लेकर के? देखिए, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन मैं वुमेन एम्पावरमेंट इसको नहीं मानती कि आपने हमें ठीक है, हमारे पास पावर है, वो जब वुमेन सत्ता में आती हैं तो महिलाएँ, क्योंकि अपने लिए क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है ये हम खुद ही जान सकते हैं। दूसरा आदमी उसको इतना ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकता, तो मुझे लगता है जब महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ेगी और वो उस तरीके से मंत्री पद और कहीं न कहीं सत्ता में उस पद पर रहेंगी कि उनको निर्णय लेने का अधिकार होगा, तो निश्चित ही स्थितियाँ बदलेंगी। जी मैम, बहुत बढ़िया। मैम अभी हम आपकी थोड़ी-सी पर्सनल लाइफ़ के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आज आप जिस मुकाम पर हैं वो मतलब यहाँ तक पहुँच पाना इतना ईज़ी नहीं होता है, भरपूर मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने भरपूर संघर्ष किया भी है, मेहनत भी किया है। तो एक होता है ना लाइफ़ में अगर हम कहीं पर सक्सेस होते हैं तो कोई इंस्पिरेशन होता है हमारा। तो मैम आपके सक्सेस के पीछे किसका कारण है? कौन है आपके सक्सेस के पीछे? किसका भरपूर सपोर्ट रहा आपके साथ? देखिए, सपोर्ट तो ऑब्वियसली फैमिली का रहा, मेरे माता-पिता क्योंकि मम्मी-पापा दोनों मेरे शिक्षक और शिक्षिका थे, तो उन्होंने हमें बच्चों को जो एक घर में हमें पालन-पोषण हमारा हुआ, तो उसमें कहीं भी भेदभाव वाली स्थिति नहीं रही और घर में बड़ा बच्चा होने के नाते हमेशा निर्णय जो घर के लिए
पारिवारिक निर्णय जो होते थे उसमें हमेशा मेरी भागीदारी रहती थी। तो कहीं न कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी वहीं से आई। और उसके बाद मम्मी-पापा दोनों मेरे राजनीति में थे, दोनों भाजपा से जुड़े रहे काफ़ी लंबे समय से। पिताजी मेरे आज भी हरिद्वार ज़िले में बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं संस्कार परिवार में वहीं से आए। और शादी के बाद जब मैं यहाँ पर आई, दिल्ली में मेरी शादी हुई, तो ऑब्वियसली मुझे मेरे पति का सहयोग मिला और बाद में बच्चों ने मुझे सहयोग किया। बच्चे मेरे बहुत अभी छोटे हैं, बेटी 9th क्लास में है, बेटे ने अभी 12th किया है। लेकिन उसके बावजूद लंबे अगर मैं यात्रा यहाँ तक कर सकी हूँ और आगे भी कहीं न कहीं करने का ये है कि राजनीति एक सेवा का एक माध्यम है। तो उसमें अगर मैं कहूँगी कि कल भी मैं कुछ कर पाती हूँ, तो ऑब्वियसली अपने परिवार, अपने मित्रों, रिश्तेदार, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से साथ रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहते हैं। तो उनकी वाइब्रेशंस हैं, उनका एक जो सोच है, एक उनका जो इच्छा थी कि हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में कि जिन्होंने सोचा कि नहीं, श्वेता मेरे टीचर्स हैं और मेरे मित्र हैं, जिनको आज भी लगता है कि नहीं और आगे जाना है और कुछ करना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक आरएसएस के हमारे भाई साहब हैं, मेरे समय में तहसील प्रचारक होते थे, ईश्वर दयाल जी आजकल मेरठ में हैं। श्री हरिशंकर जी हैं जो उस समय हमारे विभाग प्रचारक होते थे, आज विश्व हिंदू परिषद में राष्ट्रीय मंत्री हैं। तो उन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ को यहाँ तक लाने में। जी, बहुत बढ़िया मैम। तो मैम अभी तक का आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा? एक बार आप हमारे दर्शकों को बता जी। सकते हैं। देखिए, राजनीति हो या कहीं कहीं भी हमने किसी भी फ़ील्ड में काम करना हो, चुनौतियाँ हमेशा आपके सामने आती हैं। और मेरा ये मानना है कि जीवन जो है वो खुद में एक संघर्ष है। तो कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए, पहली बात तो। और धीरे-धीरे मुझे लगता है कि हम एकदम कुछ पाने की बहुत बड़ा इच्छा करेंगे तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो अगर आप अपनी मेहनत के दम पर कुछ आपको मिलेगा, तो उसमें आपको अच्छा भी लगेगा और वो एक लंबे टाइम के लिए आपके लिए होगा। तो मुझे लगता है धीरे-धीरे परिस्थितियाँ जो हैं वो ठीक होती हैं। जब मैंने यहाँ शुरू किया, तो बच्चे बहुत छोटे थे मेरे, बेटी मेरी कुछ महीनों की ही थी। तो उसके बाद छोटे बच्चे के साथ राजनीति जैसे फ़ील्ड में आना, वो भी एक महिला के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो उसमें मेरी पार्टी ने मुझे सहयोग किया और हमारे उस समय के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण डंग जी थे, उन्होंने मुझे आईटी सेल का काम दिया, जिसको मैंने घर पर रहते हुए भी मैं कर सकती थी। और लेकिन धीरे-धीरे जब मैं फ़ील्ड में गई, उस तरीके से काम किया, तो मेरी कार्य को देखते हुए पार्टी ने मुझे महिला मोर्चा जिलाध्यक्षा बनाया। और उस दौरान जो मैंने महिलाओं के लिए काम किया या जो संगठन के लिए काम किया, धीरे-धीरे वहीं से एक यात्रा मेरी शुरू हुई। बाद में ज़िले में मैं मंत्री के रूप में काम किया और 2017 में पार्टी ने मुझे अपना क्षेत्र से कैंडिडेट पार्टी ने मुझे बनाया। और 2017 में कैंडिडेट बनाया तो बहुत अच्छे लोगों ने मुझे सहयोग किया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया जनता ने। और उसी की वजह से आज मैं निगम पार्षद बनी और उसके बाद पार्टी ने मेरा निगम पार्षद का जो 4 साल का कार्यकाल था, वो देखते हुए आज मुझे पार्टी ने इतनी बड़ी एक ज़िम्मेदारी सौंपी है। और मैं आगे भी यही कहूँगी कि जीवन जो है वो चुनौतियों से भरा है। हमें लोगों की सेवा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। वही अगर हम अपने मन में धारण करेंगे और प्रभु के आशीर्वाद से हम मानेंगे कि जितने काम हो रहे हैं वो प्रभु के आशीर्वाद से हो रहे हैं। हम तो केवल एक माध्यम है। तो अगर हम मुझे लगता है कि अगर हम इस सोच से काम करेंगे तो हर काम भी होगा और सब चीज़ें ठीक होंगी। तो मैम आप आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं यही कहूँगी कि आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, पूरी लगन से करें, पूरी मेहनत से करें, पूरी ईमानदारी से करें, तो मुझे लगता है सफलता एक दिन धीरे-धीरे ही सही, लेकिन एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी।